बच्चों, आज हम 14वें समूह में, जिसे हम पी ब्लॉक तत्व कहते हैं, जिसे हम कार्बन परिवार भी कहते हैं, उसमें पूर्व कालखंड में हमने हीरा की संरचना और ग्रेफाइट की संरचना और कृत्रिम ग्रेफाइट किस प्रकार से बनाते हैं इसके बारे में अध्ययन किया। आइए उसके बाद हमें जो अध्ययन करना है, खास करके कार्बन के और भी अपर रूप हैं, जिसमें मुख्य रूप से एक नाम है जिसे हम फुलेरिन कहते हैं। एक नाम है फुलेरिन। जैसे हम हीरा पढ़े, ग्रेफाइट जानते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक नाम और है फुलेरिन। साथ ही साथ हमें और भी टॉपिक लेने हैं, इसमें समझने हैं। इसमें खास करके अक्रिस्टलीय रूप के अंतर्गत चारकोल, काजल और खनिज कोयला, इसके बारे में इस कालखंड में हमें समझने हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं इसमें फुलेरिन। फुलेरिन क्या है? कार्बन, खास करके जिसमें 32 कार्बन परमाणु या 50 कार्बन परमाणु, 60 कार्बन परमाणु, 70 कार्बन परमाणु और खास करके कार्बन की संख्या जिसमें 84 होते हैं। ऐसे और भी होते हैं, इसमें से ऐसे कार्बन की संख्या 50 कार्बन, 32 कार्बन, 60 कार्बन, 80 कार्बन, 84 कार्बन, इस प्रकार के कार्बन के क्लस्टर, जिसको अपन सामान्य शब्द में गुच्छा कहते हैं, एक साथ उतने कार्बन जुड़े हुए हैं इसमें। तो ये इतने का यहाँ पर हैं क्लस्टर। तो इन क्लस्टर को 1985 के बाद में इसको खोजा गया, और खास करके यहाँ पर जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने, इसका नाम है बकमिंस्टर फुलेरिन। इन्होंने, या इसको पूरा नाम यदि सटीक शब्द लिखें तो इसमें बकमिंस्टर फुलेर कहते हैं। उनका नाम है, एक अमेरिका के वास्तुशिल्पी थे। उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया, प्रादर्श जिसको कहते हिंदी में। तो उन्होंने जो प्रादर्श प्रस्तुत किया था उसी के अनुरूप यहाँ पर इसमें कार्बन के जो 32 कार्बन है, 50 कार्बन है, 60 कार्बन, 70 और 84 खास करके, इसमें से ज्यादा विशेष महत्व का है कार्बन, जिसमें 60 कार्बन एक साथ गुच्छे के रूप में, जिसको क्लस्टर कहते हैं, इसके रूप में पाए जाते हैं। इन सब को हम फुलेरिन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसमें इसका मतलब है कार्बन की गुच्छे संबंधित है। लेकिन 1985 के बाद में जब उन्होंने कुछ मॉडल प्रस्तुत किया, इसका नाम है बकमिंस्टर फुलेर, उन्होंने इसका नाम दिया फुलेरिन। इन सभी को हम एक साथ क्या कहते हैं? फुलेरिन के नाम से जानते हैं। अलग अलग है, सभी को हम, कार्बन 32 है उसको भी फुलेरिन कहेंगे, कार्बन 50 वाले को भी फुलेरिन कहेंगे, कार्बन 60 वाले को भी फुलेरिन, 70 वाले और 84 वाले, ऐसे और भी होंगे। लेकिन उन्होंने जो मॉडल प्रस्तुत किया, खास करके कार्बन जिसमें 60 कार्बन का एक गुच्छा था, क्लस्टर था, उनका मॉडल से वो मिलता जुलता है, इसीलिए हम इसको और अलग नाम से बकमिंस्टर फुलेरिन भी कहते हैं। इस कार्बन को, कार्बन 60 जिसका विशेष महत्व है, क्योंकि उन्होंने जो मॉडल बनाया था, उन्होंने जो आकृति दिया था वैसा ही आकृति इसका मिलता जुलता है, इसीलिए इसको और क्या बोलते हैं अपन? इसको बकमिंस्टर फुलेरिन। और इसका जो नामकरण है, इसके आधार पर वास्तुशिल्पी अमेरिका के बकमिंस्टर फुलेर के नाम से इसको रखा गया है, बकमिंस्टर फुलेरिन, और केवल फुलेरिन भी बोल देते हैं। लेकिन कार्बन 60 इसमें विशेष महत्व का है। तो इस प्रकार के जो समूह होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कार्बन की संख्या पाई जाती है। इसकी संरचना के बारे में अपन थोड़ा सा अध्ययन करें। इसमें इसको और अपन दूसरे शब्दों में बोलते हैं, इसमें बकी बाल भी बोलते हैं, इसी को बकी बाल। ये फुलेरिन ही है। बकी बाल का सीधा मतलब है
बाल के रूप में उसको दिखाया गया है। ठीक है, जैसे गेंद फुटबॉल का आकृति होती है, फुटबॉल शब्द देखे हैं, उसमें जो आकृति होती है बिल्कुल उसी प्रकार से उसकी आकृति गोलाकार होती है और उसमें अलग अलग प्रकार के हम कह सकते हैं इसमें कार्बन परमाणुओं से जुड़े हुए, क्योंकि अलग अलग इसमें मैं अभी जो बताने जा रहा हूं आपको, खास करके कार्बन, इसके कितने कार्बन है इसमें, 60 कार्बन है, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें। तो इसकी आकृति के बारे में आइए हम इसको चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास किए। किस प्रकार से फुटबॉल की आकृति होती है, ठीक उसी प्रकार से इसकी आकृति भी होती है इसमें। फुलेरिन की आकृति ते फुटबॉल के समान होते हैं। फुटबॉल किस प्रकार से आकृति होती है, सामान्य से बाहर से अपन देखते हैं इस प्रकार से एक गोलाकार आकृति लिए होती है इसमें। साथ ही साथ हम जब देखते हैं इसको अंदर से संरचना को, तो किस प्रकार से वह देखिए, जैसे इसमें 5 कार्बन परमाणुओं की भी रिंग होती है, ध्यान समझेंगे, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं वलय। इसमें एक 5 कार्बन वाला भी होता है और उसी प्रकार के और वलय होते हैं जो कि 6 कार्बन वाला जो परमाणु होते हैं उनकी भी क्या होती है, वलय होती है, रिंग, जिसको अंग्रेजी में अपन रिंग के नाम से जानते हैं। ऐसी वलय माने 5 कार्बन समूह का भी होता है और 6 कार्बन के भी होते हैं। कैसे होते हैं देखिए, समझने के लिए हम इसको थोड़ा प्रयास करें। इसमें ये देखिए जरा सब, यहाँ पर ऐसे रिंग के रूप में मैं इसको संरचना को बनाने जा रहा हूं, किस प्रकार से आकृति होती है। इसको अपन इस प्रकार से यदि देखने का प्रयास करें, ये देखिए यहाँ पर ये 6, इसमें 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। ठीक इसी प्रकार से इधर भी हैं, इसको भी इस प्रकार से हम इसको दर्शा सकते हैं चित्र के माध्यम से। ये देखिए इधर 1, यहाँ पर 2, ये तीसरा, चौथा, 5 और 6। इस प्रकार से आगे इस संरचना को अपन जब लिखेंगे तो इस प्रकार से हम इसको समझा सकते हैं। ये देखिए इधर से 1 2 3 4 5 और 6 षटभुजी रिंग होते हैं। इसी प्रकार से आगे और समझने का प्रयास करें। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 और इधर से इस प्रकार से 6। इसी प्रकार से और आगे इसको लेते हैं अपन, तो हमको इस प्रकार से प्राप्त होगा। ये देखिए इस प्रकार से, ये भी 6 कार्बन वाला रिंग है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 और 1 6। ठीक है, इस प्रकार से रिंग की संरचना जैसे फुटबॉल का आकृति होती है, इसको थोड़ा सा और समझने का प्रयास करें। इस प्रकार से इधर भी और आगे से जुड़ा हुआ है, हम अभी कुछ ही संरचना बता रहे हैं इसमें। इस प्रकार से इस प्रकार की संरचना आपको इसमें फुटबॉल की आकृति जैसी होती है, बिल्कुल उसी प्रकार संरचना पाए जाते हैं। तो इसमें 2 प्रकार के हैं, एक 5 कार्बन वाला भी रिंग है और 6 कार्बन वाले, कार्बन की संख्या वाले ऐसे भी इसमें रिंग पाए जाते हैं। तो करीबन इसमें देखा गया है 6 कार्बन वाले जो रिंग होते हैं इसकी संख्या होती है 20। कितने सदस्य होते हैं इसके? 20 सदस्य आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और 5 कार्बन वाला जो संख्या वाले होते हैं इसमें करीबन आपको 10 सदस्य आपको मिलेंगे इस कार्बन 60 वाले में, जिसको अपन इस प्रकार से आकृति के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। इसको और अपन यदि डिटेल में संरचना बनाएंगे तो आपको इतने कार्बन वाले यानी 5 कार्बन वाले 10 मिलेंगे और 6 कार्बन वाला जो रिंग रहेगा उसकी संख्या 20 मिलेगी। तो ऐसे संरचना को हम क्या कहते हैं? फुलेरिन कहते हैं। तो तात्पर्य है कार्बन का
एक समूह है जो एक अलग से हीरा और ग्रेफाइट जैसा होता है, उसी प्रकार से इसके भी कुछ संरचना होते हैं, वह फुटबॉल के आकृति समान होते हैं। इस गुच्छेदार संरचना को हम क्या कहते हैं? फ्लोरीन कहते हैं। जिसमें ज्यादा विशेष महत्व का कार्बन, जिसमें 60 संख्या होते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको अमेरिका के जो वास्तुशिल्पी है बकमिस्टर फुलेर, उन्होंने बताया, मॉडल बनाया, और कार्बन 60 से मिलता है, इसी इसको फ्लोरीन के नाम से भी जानते हैं या बकमिस्टर फुलेरिन भी कहते हैं। इसी को और संक्षिप्त में अपन बकी बाल भी बोलते हैं। बकी बाल का सीधा सीधा मतलब है इस प्रकार से, उसमें गुच्छेदार होकर के बाल की आकृति में होना, यह है इसका फ्लोरीन का महत्व इसमें। और सामान्य शब्द में आप सब जानते हैं फ्लोरीन, सुने होंगे आप लोग, फ्लोरीन जिसका परमाणु क्रमांक 9 होता है, ध्यान समझेंगे सब लोग। यहाँ पर फ्लोरीन जिसका परमाणु क्रमांक, जिसको अपन संकेत में ऐसा लिखते हैं, जैसे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, हम O लिखते हैं, ऐसे फ्लोरीन का क्या लिखते हैं बताओ? F। ये दोनों अलग अलग हैं, ये फ्लोरीन अलग है और फ्लोरीन अलग है, ठीक है। ये फ्लोरीन एक परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है बताओ? यहाँ पर 9 होते हैं, ठीक है। और ये जो है फ्लोरीन क्या है? कार्बन का एक गुच्छा है जिसमें अलग अलग कार्बन पाए जाते हैं, जिसमें कार्बन 60 वाला ज्यादा महत्वपूर्ण है इसमें। और इसमें जो बंध होते हैं, इसके पूरे पूरे गुण की बात कहें अपन तो कार्बन के समतुल्य होते हैं। कार्बन के आप जो जो गुण पढ़ चुके हैं वही गुण इसमें पाए जाते हैं। इसमें सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में केवल एक बंध है, सहसंयोजक बंध होते हैं। तो सहसंयोजिक प्रकृति होने के कारण से यह जितने भी कार्बनिक विलायक हैं उन्हीं में ही विलय होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर और ज्यादा समझने का जब प्रयास करेंगे तो इसकी जो गुण होते हैं, इन गुणों में यह 5 सदस्यीय और 6 सदस्यीय कार्बन के रिंग वाली संरचना से मिलकर के बने होते हैं। ये हमको इस प्रकार से संक्षिप्त में समझना है। तो दोनों में अंतर आप ध्यान रखेंगे, ये फ्लोरीन अलग है और फ्लोरीन अलग है, ठीक है। हम अभी पढ़ेंगे इसके बारे में है, फ्लोरीन के बारे में पढ़ें। आइए हम अगला नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है कार्बन के अक्रिस्टलीय रूप, इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। कार्बन के अक्रिस्टलीय रूप, क्रिस्टलीय रूप में हीरा और ग्रेफाइट पढ़े, इसके अलावा अलग से एक संरचना प्राप्त हुआ अपन को फ्लोरीन। अब अगला हम चलने जा रहे हैं इसमें कार्बन के कौन कौन से अक्रिस्टलीय रूप। पहले समझ लीजिए अक्रिस्टलीय का मतलब क्या होता है। जैसे क्रिस्टलीय का मतलब ठोस आकृति होता है, उसकी ज्यामिति निश्चित होती है, ऐसा ही अक्रिस्टलीय का मतलब भी है, ये ठोस ही होते हैं लेकिन इसकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती। जैसे लकड़ी है, कांच है, ठोस तो होते हैं लेकिन उसकी आकृति या जिसको हम ज्यामिति कहें वो निश्चित नहीं होती, इसलिए उसका गलनांक और क्वथनांक अलग अलग होते हैं। जैसे एक कांच को लेंगे अब पिघलाएंगे, दूसरे प्रकार के कांच को लीजिए पिघलाइए, तो दोनों में आप बहुत ज्यादा अंतर पाएंगे, ठीक है। एक लकड़ी देखते हैं, लकड़ी तो सभी हैं, ढेर सारी लकड़ी हैं, लेकिन एक लकड़ी ज्यादा कमजोर होता है, एक लकड़ी ज्यादा मजबूत होता है, इसी उसका उपयोग हम अलग अलग प्रकार से करते हैं। तो क्या है वो? अक्रिस्टल है, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम कार्बन के अपर रूप के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें अक्रिस्टलीय रूप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती। जैसे हम वही पढ़े, हीरा एक निश्चित आकृति चतुष्फलकी ही होते हैं, दूसरा नहीं होता, लेकिन हम अभी जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती। तो आइए उसके बारे में हम थोड़ा सा देखें, इसमें कौन कौन से अक्रिस्टलीय रूप में हैं। इसमें से एक मुख्य है इसमें, जिसको अपन चारकोल के नाम से जानते हैं। चारकोल आप लोग पूर्व कक्षाओं में भी बहुत बार सुने हैं। इसमें चारकोल क्या चीज है? यह एक कार्बन का एक अशुद्ध रूप है, इसमें ढेर सारे और पदार्थ पाए जाते हैं। चारकोल पहला इसमें अक्रिस्टलीय रूप में चारकोल पढ़ेंगे अपन। चारकोल देखिए यहाँ पर इसके भी कई प्रकार हैं। इसको हम मुख्यतः लकड़ी से, यहाँ पर मैं केवल अब टॉपिक ले रहा हूँ कहाँ कहाँ से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। एक होता है लकड़ी से, इसको अपन बोलते हैं इसमें काष्ठ चारकोल। काष्ठ माने लकड़ी, लकड़ी से प्राप्त होता है, तो इसका नाम होता है
कास्ट चारकोल। अच्छा, आप सब एक चीज और मैं आपको बता दूं, हम घरों में लकड़ी जलाते हैं। जब घरों में लकड़ी जलाते हैं तो जो लकड़ी आधा अधूरा जलता है, अपने शब्दों में बोल रहा हूं मैं, आधा अधूरा जलता है, तो क्या बन जाता है? पूरा कोयला बोलते हैं अपन घरों में, ठीक है। तो हम इसको भी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? चारकोल बोल रहे हैं, विज्ञान की भाषा में चारकोल। और उस लकड़ी को मान लो पूरा पूरा जलाते तो क्या कोयला प्राप्त होता? नहीं होता, और राख बन जाता। आखिरी में क्या बन जाता? राख बन जाता, ठीक है। तो जो कोयला काला रंग का प्राप्त हो रहा है उसी को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? चारकोल बोल रहे हैं, माने आधा अधूरा जलाना है, सीधा मतलब है। तो लकड़ी को हम आधा अधूरा जलाएं, अपने शब्दों में बोल रहा हूं मैं ताकि आपको समझ आए इसमें। तो लकड़ी को आधा अधूरा, माने आधा अधूरा का मतलब है वायु की कमी में, पूरा वायु मत दें इसको। तो जब कम वायु मिलेगा तो इसमें जो कोयले के रूप प्राप्त होंगे उसको हम क्या बोलते हैं? काष्ठ चारकोल कहते हैं। इसमें इसको कैसे बनाते हैं देखिए, काष्ठ चारकोल मुख्यतः इसमें हम लकड़ी को ले जाएं, इसमें चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करें। इसमें ये लकड़ी का इस प्रकार से सलाखा है, राड जी लकड़ी ही है, इसको हम इस प्रकार से हम ऐसा समझने का प्रयास करें चित्र के माध्यम से। ढेर सारे लकड़ी है इस प्रकार से, इसको अपन क्रम से ऐसा रखते जाएं। जैसे आप लोग देखते हो ईंट जलाते हैं, तो ईंट जलाते हैं तो क्या करते हैं? पहले नीचे में लकड़ी को रख देते हैं, ठीक उसी प्रकार से नीचे में लकड़ी को क्रम से ऐसा रख दे रहे हैं इसमें। और इसके सबसे नीचे, सबसे जमीन वाले भाग में इस प्रकार से छोटे छोटे हम इसमें छिद्र युक्त जो भाग है इसको छिद्र बना दिए हैं, ताकि इसमें जो भी थोड़ा बहुत राख बनेगा वो नीचे गिर जाए। इसमें छोटे छोटे यहाँ पर देखिए जमीनी स्तर पर इसके ऊपर में है लकड़ी, इसके ऊपर में टच है लकड़ी। ये लकड़ी है, मैं अभी जो चित्र बनाया हूँ ये पूरा लकड़ी है। नीचे में इस प्रकार से आकृति बना दी, इसमें छोटे छोटे गैप है बीच में, इस प्रकार समझ लीजिए। बीच में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर बीच में गैप है, अंतर है। और यहाँ पर हमको सबसे बाहर की ओर इस प्रकार से मिट्टी का लेपन कर देना। जैसे यहाँ पर गाँव में आप देखे होंगे ईंट जलाते हैं, गांव में खपरा बोलते हैं, सब जानते हो खपरा, जो घर में अपन ऊपर में रखते हैं, है ना, छत बनाते हैं अपन, इसको अपन हमारे सामान्य शब्द में खपरा ही बोल देते हैं इसमें। तो कैसे बनाते हैं? पहले कुम्हार उसको बनाता है कच्चा, उसके बाद नीचे में लकड़ी रहता है, उसके बाद ऊपर में इसको क्रम से ऐसा रखते जाते हैं। और बाहर में क्या करते हैं? उसके बाद में इस प्रकार के लकड़ी का ये सारी मिट्टी का इसमें लेपन कर दिया जाता है। देखे होंगे सब लोग ऐसा, ईंट भी जलाते हैं ऐसा, है ना। तो ये क्या है? बाहर में मिट्टी का लेपन है, मिट्टी का लेपन बाहर में पूरा लेप कर दिए। और बीच में यहाँ पर गैप रहेगा, और यहाँ पर क्या होगा? इसमें आग जलाने के लिए, आग को डालने के लिए, ठीक है ना, थोड़ा सा गैप रहता है, ज्यादा गैप नहीं रहेगा। तो क्या होगा? यहाँ से जब आग जलेगी यहाँ पर, तो पूरा चूंकि इधर पूरा बंद है, तो बंद होगा तो धुआं बनेगा, पूरा नहीं जल पाएगा। जैसे हम घरों में खुले में चूल्हा में हम जलाते हैं तो लकड़ी एकदम तेजी से जलने लगता है, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वायुमंडल का वो अंदर में प्रवेश नहीं कर पा रहा है। तो थोड़ा बहुत जो हवा है यहीं से थोड़ा सा आ जा सकता है इसमें। तो इस प्रकार से यहाँ पर जब आग जलाएंगे तो ऐसे आग की कुछ लपेट यहाँ पर निकलेगी, ठीक है। इसी के लिए यहाँ पर मार्ग है, ये यहाँ पर समझ सकते हैं आग की लपेट है, इसमें थोड़ा बहुत निकलेगा इसमें आग की लपेट। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर ये जो लकड़ी है वायु की अनुपस्थिति में जल रहा है इसमें। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट करने बोल रहा हूँ इसको लिखने के लिए। लकड़ी को ले रहे हैं और इसी को बोलते हैं भंजक आसवन, सामान्य शब्द में क्या बोलते हैं? भंजक आसवन। आसवन कर रहे हैं इसमें, लेकिन यहाँ पर कैसे कर रहे हैं? इसमें वायु की अनुपस्थिति में हो रहा है, वायु की अनुपस्थिति में। इसको हमें दहन करना है, इसमें सीधा मैं इसको दहन बोल रहा हूँ, पूरी तरह से दहन नहीं हो रहा, अपूर्ण दहन होगा। तो जो यहाँ पर जो लकड़ी का जो रूप प्राप्त होगा हम इसको क्या बोलते हैं? काष्ठ चारकोल कहते हैं। ये हो गया यहाँ पर काष्ठ चारकोल। एक खास बात यही है, वायु की अनुपस्थिति में हम इसको गर्म कर रहे हैं और उच्च ताप की उपस्थिति में यहाँ पर जो लकड़ी है उसका जो रूप प्राप्त होगा उसको हम काष्ठ चारकोल कहते हैं।
आइए यहाँ पर एक दूसरा प्रकार के चारकोल की बात करते हैं इसमें, जिसको हम यहाँ पर अस्थि चारकोल कहते हैं। दूसरा चारकोल चारकोल प्रकार में पहला हो गया काष्ठ चारकोल, दूसरा अस्थि चारकोल। अस्थि माने हड्डी, हड्डी से हमको प्राप्त होगा। और हड्डी कहाँ से प्राप्त होते हैं? जंतु से ही होता है, पेड़ पौधों में हड्डी नहीं पाए थे, ठीक है ना, जंतु से प्राप्त होने वाला है। तो क्या करें, इसमें हड्डी को ले जाएं अपन, और उस हड्डी को रिटार्ट बोलते हैं। ये लोहे के बड़े बड़े, जिसको हम सामान्य शब्द में जिसको जैसे धान का वो होता है मिल, राइस मिल, उसमें धान को जो उबालते हैं वैसे बड़े बड़े टंकी होते हैं, इसको अपन रिटार्ट के नाम से जानते हैं। तो ऐसे रिटार्ट में लेंगे और इस लकड़ी को हम वायु की अनुपस्थिति में इसको अपन गर्म करेंगे। तो इसमें इस लकड़ी, इस हड्डी में जितने भी वाष्पशील पदार्थ हैं सब बाहर निकल आएगा, और शेष में जो हड्डी में का जो भाग बनेगा काला जैसा हो जाएगा रंग का, उस चारकोल को हम कहते हैं अस्थि चारकोल। इस अस्थि चारकोल को हम देखेंगे तो एक काला रंग का प्राप्त होगा इसमें, क्योंकि अस्थि से प्राप्त, इसीलिए इसका और नाम देते हैं जानतव चारकोल भी कहते हैं। जंतु से प्राप्त हो रहा है, इसी इसका नाम क्या पड़ता है, और जानतव चारकोल भी कहते हैं इसी को। तो संक्षिप्त में है, हड्डी को लेंगे और रिटार्ट रहता है, बड़े बड़े रिटार्ट, उसमें विद्युत भट्टी की सहायता से हम इसको क्या करेंगे, वायु की अनुपस्थिति में इसको दहन करेंगे। तो वायु की अनुपस्थिति तो पूरा नहीं जल पाएगा वो, तो जितने भी उसमें वाष्प बनने वाले कार्बनिक पदार्थ होते हैं सब वाष्प बन के निकल जाएंगे। बाकी जो शेष भाग बचते हैं उसको काला रंग का रहेगा, जैसे लकड़ी का कोयला बताया ठीक उसी प्रकार से, और उसको हम नाम क्या देते हैं, अस्थि चारकोल के नाम से जानते हैं इसको, और जानतव चारकोल भी कहते हैं, एनिमल चारकोल अंग्रेजी में, क्योंकि एनिमल से ही प्राप्त होते हैं। यदि पेड़ पौधों से प्राप्त होते तो नाम इसका कोई दूसरा हुआ होता, केवल जंतु से ही प्राप्त हो रहे हैं, इसी इसको क्या बोलते हैं अपन, जानतव चारकोल भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है इसमें। अब आगे इसमें थोड़ा समझने का प्रयास करें हम। इसमें तीसरा प्रकार के जो चारकोल होंगे जिसको अपन शर्करा चारकोल कहते हैं, नाम है उसका शर्करा चारकोल, शक्कर से प्राप्त होगा। शर्करा माने सामान्य शब्द में शक्कर कहते हैं। तो शक्कर से किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, इसकी प्रक्रिया भी वही होगी जो हम अभी काष्ठ चारकोल और अस्थि चारकोल को समझ रहे हैं। इसमें कैसे करेंगे, शक्कर को लेंगे और वायु की अनुपस्थिति में हम इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करना माने यहाँ पर दहन हो रहा है, अपूर्ण दहन। तो इस प्रकार से जो शक्कर का रूप प्राप्त होगा उसको आगे क्लोरीन के द्वारा हम इसको क्रिया कराते हैं और हाइड्रोजन गैस से शुष्क कराते हैं। तो पूरा जो शक्कर होता है वह काला काला प्राप्त होते हैं। जैसे मेहंदी बनाते हैं, देखिए होगा आप लोग, मेहंदी बनाने में शक्कर को जलाते हैं तो काला काला प्राप्त होता है, कोयला ही एक प्रकार से। अब इस प्रकार से हम शक्कर को भी वायु की अनुपस्थिति में क्या करते हैं, उसका दहन कराते हैं। तो हमको जो शक्कर का रूप प्राप्त होगा, अब वो शक्कर नहीं कहलाएगा, हम इसको क्या कहते हैं अपन, शर्करा चारकोल कहते हैं इसमें। तो ये तीन प्रकार के जो चारकोल हैं इसमें हमको पहला है काष्ठ चारकोल, दूसरा है अस्थि चारकोल और तीसरा शर्करा चारकोल। तो इसको आप इसमें उतार लिए होंगे। मैं आगे यहाँ पर दूसरे प्रकार के जो अक्रिस्टलीय रूप हैं जिसको हम काजल कहते हैं, इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे।
कार्बन के क्रिस्टल रूप में दूसरा रूप नाम है उसका काजल। सब लोग सुने हो काजल के बारे में। हम घरों में उसका नित्य प्रति उपयोग लाते हैं आंखों में लगाने के लिए, अंजन करने में, जिसको अपन ब्लैक लैंप भी कहते हैं। तो ये जो काजल हैं किस प्रकार से बनते हैं देखिए, जैसे कोई यौगिक हैं, जैसे बेंजीन है, मोम है, तारपीन तेल, ये सब ऐसे ढेर सारे यौगिक हैं। यहाँ पर मैं कुछ नाम को यहाँ पर बता रहा हूँ। ये सब कार्बनिक यौगिक होते हैं। इसमें कार्बन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और इनको क्या करते हैं, इन यौगिकों को हम यहाँ पर वायु की अनुपस्थिति में, इन सभी यौगिकों को वायु की अनुपस्थिति में, ये विशेष बात है यहाँ पर वायु को अनुपस्थिति इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ज्यादा वायु होगा तो इस प्रकार का हमको चारकोल प्राप्त नहीं होगा, माने पूरी तरह से वाष्पित हो जाएंगे वो। तो इस काजल बनाने के लिए जो यौगिक है जिसका नाम है बेंजीन, मोम, तारपीन तेल, ऐसे यौगिकों को हम क्या करते हैं, वायु की कमी में या अनुपस्थिति में हम इसको गर्म करते हैं। और जब गर्म करेंगे तो ये चूंकि यहाँ पर ढेर सारे वाष्पशील पदार्थ पाए जाते हैं, तो वाष्प बन के ऊपर तरफ निकलेगा, और वाष्प बन के जब निकलेगा तब हम इसको इस प्रकार से कंबल में, जैसे यहाँ पर समझाने बता रहा हूँ, एक मान लो कंबल है यहाँ पर, इस प्रकार के कंबल के ऊपर में सर रखे रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो पदार्थ इस प्रकार से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर इस कंबल में चिपकते जाएगा वो, और चिपकने के पश्चात कुछ समय के बाद में इस कंबल को हम डंडे से मारेंगे, यानी इसको पूरा झड़ा देना है। तो यहाँ पर जो नीचे में हमको जितना एकत्रित होगा, प्राप्त होगा, हम इसको काजल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये है काजल। तो कहाँ से प्राप्त होता है, खास करके बेंजीन, मोम, तारपीन तेल, जिसमें कार्बन की संख्या अधिक होती है, ऐसे यौगिकों से हम इसको प्राप्त करते हैं। और इसका मुख्य जो उपयोग है, हम इसको अंजन करने के, इसका उपयोग थोड़ा देख लें अपन। काजल के उपयोग, एक तो मुख्य उपयोग है इसका अंजन करने में। अंजन का मतलब है आंखों में इस प्रकार से इसको लगाते हैं, जिससे आंखों की सुरक्षा के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है, पहला है। दूसरा उसी प्रकार से चूंकि इसका कलर काला होता है, इसीलिए इसका उपयोग हम छापा खाना में छापने के प्रयोग करते हैं, स्याही बनाने में। दूसरे प्रकार से हम कहें छापा खाने की स्याही, छापा खाने में स्याही बनाने में। उसी प्रकार से जूतों के पॉलिश करने में जो पेंट उपयोग होता है, इसका भी उपयोग हम काजल के रूप में कर सकते हैं। काजल को भी लगाएंगे तो काला रंग का पॉलिश हमको प्राप्त होगा इसमें। तो तीसरा, इसमें जूतों की पॉलिश का पेंट बनाने में। ये मुख्य रूप से इसके 3 उपयोग के अंतर्गत में आएंगे। ऐसे और ढेर सारे उपयोग हो सकते हैं, लेकिन हम जो जनरली हम व्यवहारिक जीवन में देखते हैं, अंजन करने में, छापा खाने में, स्याही बनाने में, और जूतों की पॉलिश करने के जो पेंट बनता है, इसको बनाने में इसका मुख्य भूमिका होता है। तो इस प्रकार सामान्य विधि है, केवल हमको इसको गर्म करना है वायु की अनुपस्थिति में, और कंबल के ऊपर रख देना है, तो कंबल में सब चिपकते जाएंगे, और उसके बाद आखिर में इसको डंडे से मार करके गिरा देंगे, तो नीचे में जो एकत्रित हो जाएगा। जैसे हम चाक में लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड में नीचे में चाक धीरे धीरे गिरता रहता है, वैसे ही उस कंबल के ऊपर चिपकता जाएगा, उसको गिरा करके नीचे में एकत्रित कर लेंगे। ये हो गया यहाँ पर दूसरा रूप, कार्बन का क्रिस्टल रूप, इसको हम काजल कहते हैं। आइए हम तीसरे कार्बन के क्रिस्टल रूप के बारे में देखेंगे, इसको हम खनिज चारकोल के नाम से जानते हैं। तीसरा है इसमें खनिज चारकोल। खनिज चारकोल क्या है, पर समझ लें अपन इसको। खनिज माने खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ का मतलब है जिसको जमीन से खोद करके निकालते हैं।
ऐसे प्रकार के कोयला। अभी बाहर में भी लकड़ी को जलाए थे केवल आधा अधूरा, तो हमको प्राप्त हुआ था। अस्थि को अपूर्ण दहन किए तो प्राप्त हुआ, शर्करा को दहन किए प्राप्त हुआ था। अब आगे हम जमीन से खोद कर निकालते हैं, जिसको सब लोग जानते हो, रेल को चलाने के लिए कोयले की जरूरत पड़ती है। आजकल ईंट को जलाने के लिए कोयला प्रयोग करते हैं, जिसको हम सामान्य रूप से जमीन से खोद करके निकालते हैं। तो ऐसे चारकोल के बारे में हम इसको समझें इसमें। तो ये मुख्य रूप से बनता कैसे है, थोड़ा इसके बारे में समझ लें। जितने भी वनस्पति हैं खास करके जब मृत हो जाते हैं और जमीन के अंदर में दब जाते हैं, तो जमीन के अंदर में दाब बहुत ज्यादा होता है। तो उस दाब की उपस्थिति में ये जो वनस्पति हैं, पेड़ पौधे जो हैं, वो धीरे धीरे बहुत लाखों वर्ष के बाद में वो कोयला में बदल जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सामान्य रूप से केवल कोयला के नाम से ही जानते हैं, जमीन से खोद कर निकालते हैं। तो ये है, इस प्रकार से इसको इस प्रकार की धारणा बताई गई इसमें कि वनस्पति से ही अधिकांश प्राप्त होते हैं। और ये जो कोयला है, इसको अपन खनिज चारकोल कहते हैं। अलग अलग स्थानों के आधार पर उसमें जो पदार्थ की संघटन होती है, कितना मात्रा कितना होगा किसमें, वो उसके क्षेत्र के आधार पर निर्भर करेगा कि कौन से क्षेत्र से उस कोयले को हम प्राप्त किए हैं इसमें। तो आइए उसके आधार पर हम कार्बन के प्रतिशत मात्रा के आधार पर यदि हम उसको चर्चा करें अपन, तो मुख्य रूप से 4 प्रकार के चारकोल पाए जाते हैं। खनिज चारकोल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। इसको अपन अभी मैं ABCD क्रम में लिख रहा हूं। इसमें से पहला है खनिज चारकोल, जिसको बोलते हैं पीट कोयला। ये कोयला के ही प्रकार हैं, नाम है इसका पीट कोयला। तो ये क्या चीज है इसमें देखिए, इसमें कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होती है, इसमें 60% पाई जाती है। ऐसा कोयला, ऐसा समझ लीजिए, जिसमें कार्बन की मात्रा 60% पाई जाती है, जिसको हम जमीन से खोद कर निकाले हैं। ऐसे कोयले को क्या कहते हैं? पीट कोयला के नाम से जानते हैं इसमें। दूसरा प्रकार का कोयला है, जिसको अपन खास करके जो नाम है, इसको लिग्नाइट बोलते हैं। दूसरा कोयला का नाम क्या है? लिग्नाइट। इसी को अपन भूरा कोयला भी कहते हैं इसमें, भूरा कोल। इसका नाम है लिग्नाइट या भूरा कोल। कोल माने कोयला, COAL अंग्रेजी में इसको इस प्रकार से लिखते हैं इसमें। इसमें क्या होते हैं देखिए, कार्बन की जो मात्रा होती है करीबन 67% पाई जाती है। अब क्षेत्र के आधार पर है। और ये कोयला बनने की जो प्रक्रिया होती है, इसमें सर्वप्रथम जो वनस्पति हैं दब जाते हैं पृथ्वी में, उसका धीरे धीरे परिवर्तन होता है। तुरंत एक दिन में नहीं होता है, एक दिन में नहीं होता। इसीलिए हम इसको अनवीनीकृत ऊर्जा बोलते हैं। क्या कहते हैं? अनवीनीकृत। पूर्व अध्याय में आप लोग पूरी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। ऊर्जा 2 प्रकार के होते हैं, नवीनीकृत और अनवीनीकृत। अनवीनीकृत का मतलब है जो तुरंत 2-4 साल में नहीं बनते, उसके बनने के लाखों वर्ष कम से कम चाहिए, हजारों लाखों वर्ष। जैसे पानी यदि तालाब में गंदा हो गया है, तो आप तुरंत सफाई करके 2-4 दिन में, 1 महीने में ठीक कर सकते हैं उस गंदगी को। पेड़ यदि कट गया जंगल से, तो आप तुरंत उसको क्या कर सकते हैं, तुरंत प्लांटेशन कर दें, पौधारोपण कर दें, तो तुरंत जंगल बन सकता है। लेकिन ऐसा कोयला है, ये जो मैं जिसकी बात कर रहा हूं, वो तुरंत 1-2 दिन बनने वाला नहीं है। इसके लिए हजारों लाखों साल चाहिए। ठीक है, इसको कौन सा ऊर्जा बोलते हैं बताओ? अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं इसी को। और इसी को अपन अनवीनीकृत ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो तुरंत ऐसा नहीं बना है। तो बनने का पहला जो स्टेप है, पहला पद, उसको क्या बोलते हैं बताओ? पीट कोयला, प्रारंभिक अवस्था। उसके बाद अगला जो अवस्था थी, इसको क्या बोलते हैं अपन? लिग्नाइट अवस्था, माने कोल कहते हैं, जिसमें कार्बन की मात्रा करीबन 67% पाई जाती है। तीसरा चरण अपन देखेंगे इसमें, तीसरा, तो इसको अपन नाम देते हैं बिटुमिनस कोयला। तीसरा नाम बिटुमिनस कोल। ये तीसरा चरण है इसमें क्या होते हैं, कार्बन की जो मात्रा होती है इससे थोड़ा बढ़ता है इसमें, और करीबन 80% कार्बन पाई जाती है। मैं संक्षिप्त में लिख रहा हूं केवल। कार्बन की मात्रा 60% होगा तो पीट कोयला, 67% होगा तो लिग्नाइट,
ऐसी को क्या बोलते हैं, भूरा कोल बोलते हैं। और अगला तीसरा जो चरण है कोल बनने का, उसको क्या बोलते हैं अपन, नाम उसका बिटुमिनस कोल, जिसमें कार्बन की मात्रा करीबन कितनी होती है, 80% पाई जाती है इसमें। उसके बाद इसी में एक और आता है, इसमें केनल कोल भी कहते हैं, इसका एक प्रकार और है केनल कोल, और वह जो है ज्यादा लौ के साथ जलती है। और चौथा जो पद है, चरण है, इसको अपन एंथ्रासाइट कहते हैं, नाम है इसका एंथ्रासाइट कोल। ये अंतिम चरण है, कोल बनने के जो सबसे अंतिम चरण है कौन सा होता है, वो एंथ्रासाइट कोल का। इसमें करीबन कार्बन की मात्रा 90% पाई जाती है, यानी जितना उसमें पदार्थ हैं उसमें 90% कार्बन होंगे, बाकी शेष और अन्य प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये जो है सबसे अच्छा प्रकार का कार्बन कोल कौन सा है बताओ यहाँ पर, एंथ्रासाइट। तो कारण क्या है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा है, और जब कार्बन की मात्रा ज्यादा होगा तो जब इसको गर्म करेंगे तो बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होगी यहाँ से। अब बाकी में ऊष्मा की मात्रा क्या होगी, कम, क्योंकि कम कार्बन है तो कम ऊष्मा मिलेगा। इसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा है, इसलिए इसमें कम मात्रा में अधिक मात्रा में हमको ऊष्मा प्राप्त होगा। और साथ ही साथ अपन देखें इसमें धुआं कम निकलता है, एक खास विशेषता है। बिना धुआं के भी हम बोल सकते हैं, माने यदि धुआं भी निकलेगा तो बहुत ही कम धुआं की मात्रा, या इसको हम धुआं रहित भी कह सकते हैं अपन। ये धुआं भी निकलेगा तो बहुत ही माने अच्छी तरह से जलता है। ध्यान समझेंगे, जैसे घरों में लकड़ी जलाते हैं अपन तो दो प्रकार से होते हैं, या तो थोड़ा बहुत धुआं निकलेगा या तो बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, लेकिन धुआं तो थोड़ा बहुत निकलता है। घरों में जो अपन लकड़ी का प्रयोग करते हैं खाना बनाने के लिए, कम धुआं देगा और एक ज्यादा धुआं देता है। तो कौन अच्छा है, कौन सा लकड़ी जो कम धुआं दे रहा है वो अच्छा है कि ज्यादा धुआं दे रहा है वो अच्छा है? तो हम उत्तर पाएंगे जो कम धुआं दे रहा है वो अच्छा प्रकार का लकड़ी है, माने अच्छी तरह से जल रहा है वो। हमको जितना वहां से ऊर्जा चाहिए, ऊष्मा चाहिए, उतना अधिक से अधिक प्राप्त हो रहे हैं। जैसे हम घर में गैस सिलेंडर का प्रयोग करते हैं तो हम देखते हैं हमारा बर्तन जो है काला बहुत ही कम होता है, नहीं होता कहना ठीक नहीं है, बहुत ही कम होता है। इसका मतलब क्या है, उसमें जो भी ईंधन था वो पूरा जल करके हमको ऊष्मा प्राप्त हो रहा है। और घरों में हम जब लकड़ी का प्रयोग करते हैं, खास करके कच्चे लकड़ी, मान लो लकड़ी कच्चा हो गया, पानी में गीला हो गया, तो देखते हैं बहुत ज्यादा धुआं देता है, माने पूरा नहीं जल रहा है, वहां से हमको जितना ऊष्मा या ईंधन प्राप्त होना था वो प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ऐसे इसमें भी है, इसमें अधिक से अधिक हमको ईंधन प्राप्त होगा, और बाकी में चूंकि कार्बन की परसेंट मात्रा कम है इसलिए ज्यादा हमको वहां से ऊष्मा प्राप्त नहीं हो सकता। तो पहला चरण है पीट कोयला, उसका नाम है। दूसरे चरण में नाम क्या है उसका, लिग्नाइट। तीसरे चरण में बिटुमिनस कोल, और चौथे चरण में जो सबसे अच्छा किस्म का कोल माना जाता है वह है एंथ्रासाइट कोल। ये चार प्रकार के खनिज चारकोल पाए जाते हैं इसमें। आइए अब हम आगे इसका उपयोग को भी अपन थोड़ा समझने का प्रयास करें। तो एक तो सभी में ईंधन होते हैं, हम उससे खाना बना सकते हैं अपन, इसीलिए हम इसका उपयोग ईंधन के रूप में अधिकांश करते हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ गैस होते हैं जिसके हम यहाँ पर बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। मैं यहाँ पर अब आगे इस खनिज चारकोल के क्या क्या उपयोग हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा इसमें। तो एक तो हो गया पहला ईंधन के रूप में, और दूसरा खास इसकी जो विशेषता होती है वो विशेषता है हम इसको प्रोड्यूसर गैस, एक नाम है, और एक होता है वाटर गैस, बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस बनाने में, इसी को हम और भाप अंगार गैस भी बोलते हैं। देखिए सूत्र यहाँ पर वाटर गैस का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, इसको एक साथ हम क्या कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं। तो इसमें कार्बन है,
तो इसको हम पानी के साथ क्रिया कराते हैं। देखिए जैसे ये कार्बन है, कोयला जिसको बोल रहे हैं अपन, इसको रक्त तप्त, रक्त तप्त का मतलब है पूरे लाल, रक्त माने खून, रक्त ब्लड माने इसका कलर लाल होता है। तो ऐसे कोयला को ले यहाँ पूरे लाल होते तक, जिसको अपन सामान्य शब्द में अंगार बोलते हैं, कोयला जो लाल होता है क्या कहते हैं उसको, अंगार कहते हैं। तो ये रक्त तप्त है, पूरे लाल होते तक गर्म कर रहे हैं और उसमें हम भाप को प्रवाहित कर रहे हैं। भाप माने पानी का जो वाष्प रूप है, ठीक है ना, जो बहुत उसका टेम्परेचर 100 डिग्री से भी ज्यादा होता है, उसको इसके ऊपर प्रवाहित कर रहे हैं। तो क्या होते हैं यहाँ से इस प्रकार से ये कार्बन अपचायक होते हैं, इसलिए इस ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो कार्बन क्या बन जाता है, मोनोऑक्साइड, और कौन सा गैस बचता है, हाइड्रोजन गैस। दोनों एक साथ, ये भी गैस है, ये भी गैस है, एक साथ रहते हैं इसमें। इसको हम एक साथ क्या बोलते हैं बताओ, वाटर गैस कहते हैं। इसको बनाने में इसका उपयोग मुख्यतः किया जाता है। साथ साथ एक गैस और नाम है इसका, प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस क्या है, देखिए केवल कार्बन हाइड्रोजन गैस के जगह में हम क्या प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन गैस। ये बहुत अधिक ताप देते हैं। जैसे हम 10वीं कक्षा में पढ़े हैं इसमें स्टील बनाना, तो स्टील बनाने में हमको बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, तो हम इसमें प्रोड्यूसर गैस का उपयोग करते हैं। करीबन 1801 सेंटीग्रेड ताप यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो जहां पर भी ज्यादा उष्मा भट्ठी में जरूरत होती है स्टील आदि निर्माण में, हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये मुख्य उपयोग है इसमें, एक तो ईंधन के रूप में और दूसरा वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ऐसे और ढेर सारे इसके उपयोग हैं, इसमें मैं कुछ जो महत्वपूर्ण है गुण उसके बारे में आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया। आगे हम और समझने का प्रयास करेंगे तो अपचायक के रूप में तीसरा जो एक मुख्य उपयोग क्या है यहाँ पर, अपचायक के रूप में तीसरा उपयोग अपचायक। ये बहुत अधिक पदार्थों को अपचित करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी अपचायन का काम कर रहा है, किसी दूसरे पदार्थ में से ऑक्सीजन या ऋण विद्युत तत्वों को अपनी तरफ खींच लेता है वो, इसको क्या कहते हैं अपन, अपचायक कहते हैं। तो ऐसे अपचायक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो पहला उपयोग हो गया ईंधन के रूप में, दूसरा उपयोग हो गया वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस को निर्माण करने में इसका उपयोग होता है, और तीसरा एक महत्वपूर्ण उपयोग है अपचायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ये हो गया हमारा इसमें खनिज चारकोल से संबंधित, माने जो चारकोल के हम जो अक्रिस्टल रूप पढ़ रहे हैं इसके प्रकार हो गए। आगे यहाँ पर और कुछ रूप होते हैं, जिसमें यहाँ पर मैं 5वां नाम यहाँ पर लेने जा रहा हूँ इसी का। कार्बन के अक्रिस्टल रूप में कुछ और प्रकार हम आपको यहाँ पर बताएंगे। इसमें एक है कोक। ये शब्द आपने सुना होगा, कोल माने तो कोयला समझ आ गया अपन को। अब आगे शब्द क्या है यहाँ पर, कोक। ये भी कार्बन के क्या है बताओ, अक्रिस्टलीय रूप में माने जाते हैं। तो कोक क्या है सुनिए थोड़ा सा। इसमें इस प्रकार से एक लोहे का, मैं समझाने किस प्रकार बना रहा हूं इसमें, ऐसा लोहे का रिटार्ट ले जाइए इस प्रकार से, ये चलिए इस प्रकार से लोहे का रिटार्ट है, लोहे का रिटार्ट। रिटार्ट माने प्रकार का पात्र है। इसके अंदर में हम क्या करेंगे, इसमें कोल को लेंगे, अंदर में क्या है यहाँ पर, कोल। इस प्रकार से कोल का मतलब सामान्य शब्दों में कोयला, ठीक है। इसको लेंगे और इसका हमको क्या करना है, भंजक आसवन। भंजक आसवन का मतलब है वायु की अनुपस्थिति में उसको अधिक ताप तक गर्म करना। तो इससे क्या होंगे, यहाँ पर इसमें इसका हम कर रहे हैं इसमें भंजक आसवन। अब यहां से जितने भी वाष्पशील पदार्थ हैं सब बाहर निकलेंगे, ऊपर वाष्प बन के निकल जाएंगे। इसके अलावा इस रिटार्ट में जो अवशेष के रूप में हमको प्राप्त होगा, जो भी वाष्प बनना था बन गया, अब जो अवशेष प्राप्त होगा, यहाँ पर अवशेष बोल रहा हूं मैं, रिटार्ट के अंदर में, इसको क्या कहते हैं अपन, कोक के नाम से जानते हैं। तो लकड़ी कोल के भंजक वासन से
हमको इस रिटार्ड के अंदर में जो ठोस अवशेष प्राप्त होते हैं, खास करके इसको क्या कहते हैं अपन, कोक कहते हैं। और ये भी मुख्य रूप से यहाँ पर ये विद्युत का बहुत ही ज़्यादा सुचालक होते हैं, इसलिए हम इसका उपयोग खास करके इलेक्ट्रोड बनाने में इसका उपयोग करते हैं इसमें। अगला यहाँ पर एक रूप और है जिसको अपन नाम देते हैं गैस कार्बन। अगला रूप है इसमें गैस कार्बन। इसी से रिलेटेड है इसलिए मैं इसको नहीं मिटाया हूं, ठीक है ना। ये कोक से ही इस प्रकार से हम जो कोक बनाए थे, अब आगे देखिए इधर से, जब इसमें हम कोक बनाते हैं तो क्या हो रहा है इसमें, खास करके इस प्रकार से हम कोयला को या कोल को हम भंजाकर्षण कर रहे हैं, तो जो भी वाष्पशील पदार्थ निकल गया और इसके अंदर में जो शेष बचा ठोस, उसको हमने क्या नाम दिया, कोक नाम दिया। अब इसी प्रकार से हमारे पास कुछ यौगिक हैं, उसी कोल को हम पुनः क्या करें, भंजाकर्षण करते हैं। अब ध्यान सुनेंगे, इसमें जो भी वाष्पशील बनना था, वाष्प बन के निकलना था, निकल गया, अंदर में बच गया कोक। अब यहाँ पर इसके दीवार में, इस रिटार्ड के दीवार में जो पदार्थ चिपक जाते हैं, यहाँ पर मैं समझने की इस प्रकार लिख रहा हूँ, ये जो दीवार है, ये दीवार है, इस दीवार में जो भी पदार्थ चिपका रहेगा, ठीक है, उसको हम किस नाम से जानते हैं बताओ, यहाँ पर गैस कार्बन कहते हैं, ठीक है। गैस कार्बन क्या है, कोयले का जब भंजाकर्षण करते हैं तो रिटार्ड के अंदर की दीवार में जो पदार्थ चिपका रहता है उसको क्या कहते हैं अपन, गैस कार्बन के नाम से जानते हैं इसमें, जिसका मुख्य उपयोग, ये भी विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोड बनाने में इसका उपयोग करते हैं। और साथ ही साथ कई प्रकार की भट्टियां होती हैं धातु कर्म में, वहां पर नीचे में उसके अस्तर या परत बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए हम इसका उपयोग भट्टियों में, खास करके विद्युत भट्टी में अंदर में नीचे में अस्तर लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये हो गया हम यहाँ पर कुछ कार्बन के जो अक्रिस्टल रूप हैं। क्या क्या हमने देखा इसमें अभी तक, एक था चारकोल, जिसमें काष्ठ चारकोल, शर्करा चारकोल और तीसरा प्रकार के अस्थि चारकोल, इसके बारे में समझा हमने। उसी प्रकार से दूसरा प्रकार का जो अपर रूप था, नाम था उसका खास करके मिनरल, या जिसको अपन काजल कहते हैं, ठीक है ना, एक काजल पढ़ा। उसके बाद खनिज चारकोल, मिनरल चारकोल, जिसमें हम लोग पीट कोयला, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट और बिटुमिनस, अलग अलग क्रम से, आखिरी में एंथ्रासाइट है, ये प्रकार पढ़ा हमने। इसी प्रकार से और क्या क्या रूप थे हमने देखा, एक था नाम कोक और एक का नाम क्या था, गैस कार्बन। एक क्रमशः अभी हमने कुछ आखिरी में जितने पढ़े हैं ये सभी क्या हैं, उनके अक्रिस्टलीय रूप हैं। इनकी कोई निश्चित आकृति हम क्यों नहीं बना रहे हैं, इसकी आकृति, क्योंकि इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती। जैसे हीरा ग्रेफाइट का हमने बताया स्ट्रक्चर, संरचना, इसकी आकृति ऐसी होती है, चरस्पल की होती है, लेकिन हमने इसका एक के भी बारे में हमने अक्रिस्टल रूप के बारे में नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, क्योंकि इनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती। इस प्रकार से हम यहाँ पर कार्बन के अक्रिस्टल रूप के बारे में हम और अधिक अच्छे से इसको समझ सकते हैं। और जब हमारा अगला कालखंड होगा तो उस अगले कालखंड में कार्बन के कौन कौन से रासायनिक गुण हैं, इनके बारे में हम आपको अवगत कराएंगे। रासायनिक गुण का मतलब है कुछ रासायनिक पदार्थ होंगे, उन रासायनिक पदार्थों से क्रिया होगी कार्बन की, तो क्या क्या यौगिक बनेंगे, इनके बारे में हम सब थोड़ा सा इसके बारे में अवगत करेंगे। तो आइए पुनः यहाँ पर हम आगे में जब हम पढ़ेंगे तो उनके रासायनिक गुण कौन कौन से इसके बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।